अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट और इसकी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और उसके साथ हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये होता है कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ पर जो यू है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का और वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का। अब इस चीज़ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे फंक्शन दिया जाता है, एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसका सेकंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालें। तो वो चीज़ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पूछा यह है कि प्रूव दैट यू ऑफ एक्स वाई गिवन है बाय द फॉलोइंग इज हार्मोनिक, यानी कि यू ऑफ एक्स वाई एक हार्मोनिक फंक्शन है। ऑब्टेन इट्स करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एंड द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी। यू ऑफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है, मतलब कि यू ऑफ एक्स वाई उसने कहा कि हार्मोनिक फंक्शन है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो कि वी बनता है वो फाइंड करें। उसके बाद आप पूरा फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो भी निकालें। हम एक मरतबा वी ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। ओरिजिनल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। यू ऑफ एक्स वाई उसने दिया हुआ है, वी ऑफ एक्स वाई हम निकाल लेंगे, तो वो उसमें फंक्शन में पुट करके तो हमारे पास इजीली जो रियल फंक्शन है वो निकल आएगा। ये हमारे पास ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता है, चाहे वो यू का है चाहे वो वी का है, उसको एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से सिंगल और डबल डेरिवेट करना है। ठीक है, यू ऑफ एक्स वाई को सिंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये आएगा। ये बात याद रखें, जब भी किसी टर्म के लिहाज से डेरिवेट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस वो वाला वेरिएबल उसको चेंज करते हैं, उसमें चेंज आता है। बाकी जो उसके अलावा वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर होते हैं। यानी कि अगर तो वो कांस्टेंट जो है वो उसके साथ लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो वो एज इट आ जाएगा। लेकिन अगर वो सेपरेट है, किसी प्लस माइनस, अगर यहाँ पे लिखा होता e रेज़ टू पावर x कोस बाय प्लस 2, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेते हुए हमने 0 लेना है। ये बेसिक टर्म्स है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे देखें, हम x के लिहाज से कर रहे हैं, तो y जो यहाँ पे होगा वेरिएबल कैसा कांस्टेंट कंसिडर होगा। और एक्सपोनेंट फंक्शन का आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज़ एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। फर्दर होता है बेस का डेरिवेटिव, और बेस का डेरिवेटिव x के लिहाज से करेंगे तो वो 1 आएगा। तो जब हम इसको x के लिहाज से करेंगे डेरिवेट, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू पावर कोस y। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और अगेन हम इसको y के लिहाज से करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। हमने उसने बात की थी प्रूव दैट यू ऑफ एक्स वाई गिवन बाय द फॉलोइंग इज हार्मोनिक। पहले ये प्रूव करना कि ये हार्मोनिक है, और हार्मोनिक के लिए क्या है कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके ऊपर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो लैप्लास इक्वेशन क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए हमने इसका सिंगल और डबल डेरिवेटिव लेके उसको ऐड किया। जब ऐड किया तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट स्टेप 1 में प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है, हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। अब हमने इसका निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन हमें दिया हुआ है e रेज़ टू पावर x कोस वाई। CR इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हम इसका पहले तो x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, y के लिहाज से करेंगे u को। ठीक है, अब देखें u को जब x के लिहाज से किया तो बेसिकली CR इक्वेशंस ये कहती हैं कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो होता है वो पार्शियल v ओवर पार्शियल y के होता है। अगर हम इसका पार्शियल u ओवर पार्शियल x ले रहे हैं तो वो तो CR इक्वेशन को यूज़ करते हुए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इक्वल होगा। बेसिकली हम शिफ्ट कर रहे हैं u से v की तरफ यूजिंग CR इक्वेशन। तो पार्शियल v ओवर पार्शियल y आ गया e रेज़ टू पावर x कोस y। हमें तो सिंपल v फंक्शन चाहिए जो x और y को कंटेन करता हो, तो उसके लिए हमें पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं ये आपस में एंटी डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे ये इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव टर्म। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या डेरिवेटिव वाली टर्म है, अब हम इसके करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है y है नीचे, तो y के लिहाज से ही इंटीग्रेट करेंगे। अब जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्योंकि आपस में एंटी टर्म्स हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा v ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई आप ना भी लिखें तो एज अ मैटर कंसिडर नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि आगे जो टर्म्स है ये x और y वाले टर्म्स है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ये v जो है वो x और y के टर्म्स को कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब ऐसे दो टर्म्स हों तो हम y के लिहाज से कर रहे हैं, एक्स वाई टर्म कांस्टेंट कंसिडर होगी। कोस y की जो इंटीग्रेशन करें तो होता है साइन y, प्लस हमें पता है कांस्टेंट आता है। अब देखें y के लिहाज से इंटीग्रेट होगी तो कांस्टेंट x की टर्म में आएगा,
एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी तो कांस्टेंट वाई की टर्म में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ऑफ एक्स। अब देखें, अब वी ऑफ एक्स वाई तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये कंडीशनल टर्म आ गई है जी ऑफ एक्स। ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल टर्म चाहिए, सिंपल फंक्शन चाहिए वी ऑफ एक्स वाई का। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि हमें पता है सी आर इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे। सी आर इक्वेशन ये कहती है कि आप जब u का विद रिस्पेक्ट टू y लें तो उसका नेगेटिव ऑफ दैट टर्म इक्वल टू होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो u तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको विद रिस्पेक्ट टू y करके माइनस कर देते हैं और इसको इसके इक्वल लिख देते हैं। तो हमने ऐसे ही किया, पार्शियल v ओवर पार्शियल u को विद रिस्पेक्ट टू y किया डेरिवेट, वो टर्म लिखी, ये माइनस माइनस आ गया, पार्शियल v ओवर पार्शियल x की ये वाली टर्म ले ली। अब ये टर्म्स आपस में कैंसिल होगी, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आने के बाद क्योंकि उसके ऊपर प्राइम है तो हमें प्राइम क्या जाहिर करता है कि ये डेरिवेटिव है, तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, जीरो चूँकि कॉन्स्टेंट उस साइड पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अभी तक हमने ये किया, पहले स्टेप में हार्मोनिक प्रूफ किया, सेकंड स्टेप में सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वाई की टर्म में एक्सप्रेस किया, फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास एक एडिशनल टर्म आ गई जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स के लिए हमने किया इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उसकी इंटीग्रेशन किया तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। तो हमने यही निकालना था कि u हमें दिया हुआ है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v बनता है, तो हमारे पास v आ गया, वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। उसने कहा था कि आप ओरिजिनल फंक्शन भी निकालें, तो ओरिजिनल फंक्शन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप यू ऑफ एक्स वाई जो हमें गिवन है वो लिख देंगे प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई में जो हमने अभी यहाँ पर टर्म निकाली है ये लिखेंगे। तो ये आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स, अगेन वैसे ही लिखा। अब देखें z की टर्म में उसने फंक्शन दिया है, तो हम z की टर्म में f ऑफ z का मतलब है कि फंक्शन है z की फॉर्म में, तो z की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। हमने लिखा इन दोनों में ई रेज़ टू पावर x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तो ये तो आइलर आइडेंटिटी बन गई, यानी ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई। अब बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, ई रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा वाई, या आ जाएगा ई रेज़ टू पावर z प्लस c। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन भी आ गया। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस विजिबल होंगे स्क्रीन पे वो होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपने लाजमी ही करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे करवाऊंगी, इससे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यूज क्लियर करवा दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी क्लियर करवाती जाऊंगी इस कोर्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट ये है, द कोशी रीमान कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशेंट। अब देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ का अगर हम दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए यूज़ होते हैं टर्म्स नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन। इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ ही है, तो यानी कि सी आर इक्वेशंस इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, यानी किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए उसका ऊपर सी आर इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम पहले भी डिफरेंशिएबिलिटी, सी आर इक्वेशंस और एनालिटिसिटी की रिलेशन में देख चुके हैं। देन हमारे पास की कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उन टर्म्स, ये सारी टर्म्स एक जैसी हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए, एनालिटिक फंक्शन आ जाए, होलोमॉर्फिक फंक्शन आ जाए, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए। ये चार टर्म्स का मतलब एक ही है कि फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन की एनालिटिसिटी प्रूव करनी है। देन एक टर्म हमारे पास यूज़ होती है रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन वो फंक्शन सिर्फ तब हो सकता है जब वो एनालिटिक भी हो और सिंगल वैल्यूड हो। सिंगल वैल्यूड की सबसे पहले लेक्चर में हम ये चीज़ डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एक इनपुट दें और आपके पास एक यूनिक आउटपुट निकले एक, तो उसे कहते हैं सिंगल वैल्यूड आउटपुट, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो एनालिटिक हो, सिंगल वैल्यूड भी हो, तो उसे कहते हैं रेगुलर फंक्शन। और रेगुलर फंक्शन को अगर एक शॉर्ट टर्म में लिखें तो रेगुलर फंक्शन इज़ एनालिटिक प्लस सिंगल वैल्यूड। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं लास्ट पे आपके लिए जो मैंने आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला न्यू कॉन्सेप्ट समझाया उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लगा देती हूँ।